नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना यूपी का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे ईद उल अजहा की। दरअसल देश भर में आज ईद उल अजहा की धूम देखने को मिल रही है। यूपी के तमाम शहरों से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर लोग ईदगाह में नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हापुड़, फर्रुखाबाद, वृंदावन, महोबा, गरोठा की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, जिनके जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग धूमधाम के साथ ईद उल अजहा का त्योहार मनाते नजर आ रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग सामूहिक नमाज अदा करने के लिए नए कपड़े पहनकर ईदगाह का रुख करते नजर आए। एक साथ हजारों की संख्या में लोगों ने ईद की नमाज पढ़ी। नमाज खत्म होने के बाद सभी ने अमन चैन की दुआ मांगी, जिसके बाद सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। इस दौरान ईदगाह का नजारा देखते ही बन रहा था। हजारों लोग, जिसमें युवाओं से लेकर बुजुर्ग भी शामिल थे, सभी एक साथ एक कतार में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे और राष्ट्र की बेहतरी, शांति और सद्भाव के लिए दुआ मांग रहे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी आपको नजर आ रहे होंगे। कहीं बारिश की फुहारों के बीच में छाते लेकर के ईद की नमाज अदा की जा रही है और ये तस्वीरें वाकई में दिल को सुकून देने वाली हैं। जिस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था भी देखने को मिली है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले हैं। गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाइयां देते हुए लोग नजर आए हैं। आपको बता दें कि बकरीद के दिन कुर्बानी का भी खासा महत्व माना जाता है। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक हजरत इब्राहिम अल्लाह के पैगंबर थे। इब्राहिम हमेशा ही लोगों की भलाई के लिए कामों में लगे रहते थे, पर औलाद के सुख से वे वंचित थे। ये माना जाता है कि जब उनकी कई सालों तक संतान नहीं हुई थी तो उन्होंने अल्लाह की इबादत की थी, जिसके बाद उनका एक बेटा हुआ था जिसका नाम उन्होंने इस्माइल रखा था। ये सब जो कहानियां हैं वो इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से देखने को और सुनने को मिलती रहती हैं। उसके बाद ये माना जाता है कि एक दिन उनके सपने में अल्लाह आए थे। उन्होंने उनसे अपनी सबसे प्रिय चीज की कुर्बानी देने को कहा था और उन्होंने इस बात को मानते हुए अपने बेटे की कुर्बानी दी थी। लेकिन जब उन्होंने आंखों पर से अपनी पट्टी खोली थी तो उनके सामने बकरा वहां पर मरा हुआ था और उनका बेटा सही सलामत वहां पर मौजूद था। तो ये इस्लामिक मान्यताओं में ये कहानियां सुनने को मिलती हैं और ये भी माना जाता है कि बकरीद के दिन उस बकरे को जिसकी कुर्बानी दी जाती है उसे 3 हिस्सों में बांटा जाता है, जिसका एक हिस्सा गरीबों को बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों को दिया जाता है और तीसरा हिस्सा अपने घर के लिए रखा जाता है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वृंदावन में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की तस्वीर भी देखने को मिली, जहां पर लोग ईद के जश्न में घुलते मिलते नजर आए, शामिल होते हुए नजर आए और ये तस्वीरें वाकई में सुकून प्रदान करने वाली हैं। जहां एक और दंगे फसाद की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं, वहां पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल वृंदावन में देखने को मिली है। महोबा की तस्वीर भी आप यहां पर देख रहे हैं, जहां पर हजारों की संख्या में लोग ईद की नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। झांसी के गरोठा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, फर्रुखाबाद की तस्वीर दिखा रहे हैं और हापुड़ में देखिए आप किस तरह से लोग छाता लेकर के ना सिर्फ जो नमाजी हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, बल्कि प्रशासनिक अधिकारी भी किस तरह से मुस्तैदी के साथ में अपनी ड्यूटी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ईद की नमाज हमने कल 28 तारीख को मीटिंग ली थी अपनी पूरी आवाम की। उसमें हमने आवाम को समझाया कि माननीय मुख्यमंत्री की गाइडलाइन है कि भाई कोई भी खुले में का नाम है किसी तरह कुर्बानी नहीं करें, नाली में खून नहीं जाना चाहिए, रोड पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। इस हिसाब से हमने वो अनुपालन आवाम को कराया और माननीय का नाम है, देखिए हमारी कमेटी द्वारा सीओ साहब का, इंस्पेक्टर साहब का स्वागत किया गया। देखो जी प्रेम वृंदावन के अंदर दर्शाता है, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। देखिए, एक पेड़ होता है बबूल का, एक होता है आम का। बबूल का पेड़ क्या होता है, सीधा फलता है, कांटे देता है। अगर आम का पेड़ आप लगाओगे तो उसमें अम्मियाँ आएंगी, फल आएगा। जब फल आता है उसमें तो व्यापारी आते हैं, जब वो फल बड़ा हो जाता है तो नीम आम का पेड़ झुकने लग जाता है। जो आदमी झुका है उसको इज्जत मिली है, जिसके अंदर ऐंठ आई है वो आप जानते हो कि ऐंठ वाली का क्या हाल होता है। कुर्बानी गरीबों की ज़रूरतों को पूरा करने का नाम है। कुर्बानी देश के अमन व अमान को कायम रखने का नाम है। कुर्बानी अपने मज़हब के उसूलों की पाबंदी का नाम है। गरीबों की मदद का नाम है। यतीमों पर शफ़क़त का हाथ रखने का नाम है। कुर्बानी के डिटेल में जब आप जाएंगे तो कुर्बानी का मकसद ये है कि आप अपने आप की ज़ात से किसी को तकलीफ़ न पहुँचे। असल कुर्बानी का मकसद ये है
आप ना चाहेंगे देशवासियों को? कुर्बानी के ताल्लुक से मैं ये पैगाम पूरी कौम को देना चाहूँगा कि आपकी इस कुर्बानी के ज़रिए किसी दूसरे मज़हब के मानने वालों को किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। आप कुर्बानी करें लेकिन दूसरे के ख़यालात का भी ख्याल रखें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। देखो, बारिश होने के बावजूद भी लोगों के अंदर इतना जज्बा, इतना शौक़, इतना वलवला, ईदगाह पर नमाज अदा करने का शौक़ कि अल्हम्दुलिल्लाह बारिश में भी सब लोगों ने नमाज ईद की नमाज अदा करी। मेरे अजीज़ दोस्तों, कि अल्लाह का करम, अल्लाह का फ़ज़ल है कि सिर्फ़ अल्लाह के लिए इबादत की जाती है। इसमें कोई दिखावा, कोई रियाकारी, कोई शोहरत वाला काम नहीं है। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों, बारिश के अंदर भी लोगों ने जज्बे के साथ, शौक़ के साथ अल्लाह की इबादत करके दिखाया लोगों ने। और जैसे बकरा ईद के दिन है, कुर्बानी का दिन है, उम्मत मुस्लिमा से यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आउट में छुप कर खुल्लम खुल्ला अलल ऐलान कुर्बानी ना की जाए, ताकि हमारे औलाद की वजह से किसी को तकलीफ़, किसी को दुश्वारी पैदा ना हो। हमारे शासन प्रशासन के निर्देश थे, उन्हीं के अनुरूप यहाँ मथुरा गेट में 2 जमात में नमाज अदा की गई और यहाँ जो भी समुदाय के लोग थे उनसे हमें पूरा कॉपरेशन मिला और सकुशल सभी लोगों ने ईद की नमाज अदा की। अब बुलेटिन में बात मुजफ्फरनगर की भी कर लेते हैं, जहां 4 भाइयों ने अपनी सगी बहन को बीच चौराहे पर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बहन का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने गांव के ही एक लड़के के साथ लव मैरिज की थी। 2 साल तक बाहर रहने के बाद महिला करीब 20 दिन पहले गांव आई थी, लेकिन अब उसके सगे भाइयों ने उसकी हत्या कर दी है। महिला के देवर ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। मामला बुढ़ाना कोतवाली इलाके के अलीपुर अटेरना गांव का है। जानकारी के मुताबिक गांव में रहने वाली फरहाना ने करीब 2 साल पहले गांव के ही शाहिद से लव मैरिज की थी, जिससे फरहाना के परिवार वाले नाराज हो गए थे। आरोप है कि उन्होंने फरहाना को गांव से निकल जाने की धमकी दी थी। साथ ही कहा था कि अगर वो वापस आई तो उसे जान से मार देंगे। उधर शाहिद के भाई ने पुलिस को बताया कि करीब 20 दिन पहले फरहाना और शाहिद वापस गांव आए थे। इस पर आरोपियों ने भाभी को जान से मारने की धमकी दी थी। उसने बताया कि भाभी एक ब्यूटी पार्लर पर काम करती थी। जब वो काम करके घर लौट रही थी तभी उनके भाइयों सलमान, फमान, नोमान और मेहरबान ने उसे घेर लिया और बीच चौराहे पर गोली मार दी। जानकारी मिलने पर बुढ़ाना के सीओ विनायक गौतम पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सभी आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि दोनों परिवारों के बीच में भी रंजिश थी। गांव में फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऑनर किलिंग के मामले आखिर थमने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। क्या एक बहन को केवल इसीलिए मौत के घाट उतार देना चाहिए क्योंकि उसने लव मैरिज की थी? सवाल बड़ा है। देखना दिलचस्प होगा कि जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में कब तक आते हैं। गोली मार दी और फिर फलकटी से मार आया जी, फिर बच्ची कुची को। क्या क्या मामला था आखिर? ये इधर से जा रहे थे, पार्लर में जा रहे थे वो, इधर ही घेर लिया उनको साजिश रच के। फिर पहले गोली मारी, फिर फलकटी बजाई उस पर। कौन थे लोग? किसने मारी? एक का नाम सलमान था, धारा था, और फरमान था, सलमान था, नोमान था, मेहरबान था। ये सब थे, सब ने मिलकर एकदम हत्या कर दी। आखिरकार क्या रंजिश थी तुम्हारी उनसे? कुछ भी नहीं थी, बस ये वो लड़की कोर्ट मैरिज हुआ था उनका, उस वजह से हुआ है। ठीक है। ये श्रीमती फरहाना है जो अलीपुर अटेरना की रहने वाली हैं। इन्होंने यहीं के एक लड़के के साथ, जो भी इन्हीं की बिरादरी का है, उसके साथ लव मैरिज की थी 2021 में। बाद में उसको कोर्ट मैरिज किया गया और ये दोनों, लड़की का और लड़के का परिवार दोनों यहीं के रहने वाले थे। लड़के का परिवार नाखुश था। अभी ये यहाँ रहने आए, बीच में इनको समझाया भी गया था कई बार और इनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई थी। उसके बाद भी लेकिन वो अंदर से रंजिश रखे हुए थे। आज इसकी गोली मारकर उन्होंने हत्या कर दी लड़की के। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी भी मिशन मोड में लगातार नजर आ रही है। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर के चरथावल कस्बे के रामलीला मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और लोक निर्माण विभाग के मंत्री जतिन प्रसाद मौजूद रहे। सबसे पहले मुजफ्फरनगर के विकास के लिए 231 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। 52 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले मुजफ्फरनगर सुलेकर थाना भवन मार्ग के चौड़ीकरण कार्य का भी शिलान्यास इस दौरान किया गया है।
बिजनौर में गुलदार की दहशत देखने को मिल रही है। गुलदार के हमले से एक युवक की मौत का मामला सामने आया है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं वन विभाग अभी तक गुलदार को पकड़ने में नाकाम रहा है। लोगों में वन विभाग की कार्यशैली को लेकर भी नाराजगी देखने को मिल रही है। दरअसल गुलदार को पकड़ने के लिए 7 बीघा गन्ने की खेती भी नष्ट कर दी गई है। जिस किसान की गन्ने की फसल नष्ट की गई है वो वन विभाग से मुआवजे की गुहार भी लगा रहा है। वहीं गुलदार को नरभक्षी घोषित करने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे। जानकारी के मुताबिक गुलदार ने हाल ही में 5 लोगों को अपना शिकार बनाया है। ग्रामीणों ने एसपी से मिलकर पुलिस सिक्योरिटी बढ़ाने की भी मांग की है। आज कलेक्ट्रेट में आने का मामला ये है कि मेरा नाम बाबूराम तोमर है, पहले बता दूं, और भारतीय किसान यूनियन टिकैत में मंडल अध्यक्ष हूँ। अफजलगढ़ हमारे बिजनौर ब्लॉक का एक इतना बड़ा क्षेत्र हो गया है कि उसमें आतंक का पूरा कहर है। 5 लोगों की हत्या कर दी गई है पिछले 6-7 दिन में गुलदार में, और प्रशासन अभी तक उसे ये नहीं चिन्हित कर पा रहा है कि ये आदमखोर है कि नहीं है। नरभक्षी करने की हमारी नरभक्षी घोषित करो डिमांड है, अभी तक नहीं हो रही है। यूपी की अंबेडकर नगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कत्ल का खुलासा मौकाए वारदात से बरामद एक कंडोम के पैकेट से हुआ है। दरअसल जब कंडोम के पैकेट को लेकर पुलिस ने दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों से कांटेक्ट किया तो पता चला कि यह कंडोम दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी यूपी के जिलों में मिलता है। जिसके बाद पुलिस के शक की सुई पश्चिमी यूपी से आए लोगों की ओर मुड़ गई। सर्विलांस दल की मदद से घटनास्थल के आसपास मोबाइल नंबरों की लोकेशन का पता लगाया गया। पुलिस 4 नंबरों को ट्रेस करने में सफल रही, जिनमें से एक नंबर बंद मिला। जांच हुई तो पता चला कि बंद नंबर मृतक का है। पुलिस ने छानबीन और तेज कर दी। छानबीन के दौरान मालूम हुआ कि सहारनपुर सर्कस लगाने आए 4 लोगों में से एक लापता है। इनपुट के आधार पर पुलिस की खोजबीन रंग लाई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को धर दबोचा, तब जाकर मृतक की शिनाख्त हुई। मृतक की पहचान अजब सिंह के रूप में हुई है, जिसके प्रेम संबंध आरोपियों में से एक की बहन के साथ थे। बार बार मना करने के बावजूद अजब सिंह जब अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक सर्कस का सामान बेचे जाने से भी आरोपी अजब सिंह के खिलाफ हो गए थे। वारदात की रात साजिश के तहत सर्कस कलाकार अजब सिंह को आरोपियों इरफान, फरमान और इमरान ने खंडहर नुमा इमारत में जमकर शराब पिलाई। नशे में होने के बाद अजब सिंह की ईंट पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आरोपियों ने मृतक की जेब से कंडोम का पैकेट निकालकर मौके पर फेंक दिया था और शव को आग लगाकर मौके से फरार हो गए थे। पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि ब्लाइंड मर्डर की केस स्टडी मुरादाबाद पुलिस सेंटर भेजने का फैसला भी किया गया है। मंजूरी मिलने के बाद प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मियों को भी ये पढ़ाया जाएगा। यानी कि अब जिस तरह से पुलिस ने इस केस का खुलासा किया है, इसकी जानकारी जो प्रशिक्षण लेने के लिए पुलिसकर्मी आएंगे उनको भी दी जाएगी कि किस तरह से आप आरोपियों तक पहुंच सकते हैं जिन्होंने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है। तो एक तरह से केस स्टडी को अब जो प्रशिक्षण के लिए पुलिसकर्मी आएंगे उनको भी पढ़ाया जाएगा। थाना पैमाना अंतर्गत एमटी स्कूल में एक जली हुई लाश मिली थी, जिसके घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान फॉरेंसिक टीम ने कुछ वहाँ से प्रदर्श एकत्रित किए थे। उन प्रदर्शों में एक प्रदर्श के माध्यम से सोशल मीडिया का हेल्प लिया गया कि ये प्रदर्श किस जगह किस शहर में प्रयोग होता है। उस प्रदर्श के बारे में सोशल मीडिया से पता लगा कि ये दिल्ली, एनसीआर और उसके अगल बगल के ज़िलों में इस ब्रांड का ये प्रदर्श। एटा में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक का शव फांसी के फंदे से लटका मिला है। आपको बता दें कि युवक अपने भाई की ससुराल आया हुआ था। मामला सकीट थाना इलाके के नाजिरपुर गांव का है। युवक का शव भाई की ससुराल में फांसी के फंदे से लटका मिला है। मृतक की पहचान किशन पाल राजपूत के रूप में हुई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। वृंदावन दर्शन करने के लिए आए कुछ श्रद्धालुओं की एक ढाबे में खाना खाने के बाद तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक श्रद्धालु अलवर से वृंदावन आए थे। शाम को दर्शन के बाद सभी ने एक ढाबे पर खाना खाया था, जिसके बाद एक 1.5 साल के बच्चे समेत करीब 16 श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ गई थी। सभी श्रद्धालुओं को इलाज के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती किया गया। अब सभी की तबीयत में सुधार देखने को मिला है।
ये लोग एक्चुअली टूरिस्ट हैं, अलवर से आए हैं। इन्होंने रात में कुछ खा लिया है ढाबे में कहीं, और उसके बाद ये बीमार हुए, वॉमिटिंग लूज मोशन हो गया है। एक ही परिवार के 16 लोग बता रहे हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास 7 लोग आए हैं, बाकी लोग भी आने वाले हैं। तो इन 7 को भर्ती कर दिया है, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है पूरा। फ़िलहाल अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं हम इन लोगों को, कम से कम 24 से 48 घंटे का ऑब्जर्वेशन होता है। महोबा से हादसे की खबर सामने आ रही है। दरअसल एक बाइक और साइकिल की टक्कर हो गई थी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसा कानपुर सागर एनएच पर बड़ा नाला में हुआ। जानकारी के मुताबिक बिल्खी के रहने वाले किशोरी आय प्रमाण पत्र लेने के लिए महोबा तहसील आए थे। वे बाइक से वापस गांव जा रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक की साइकिल से टक्कर हो गई थी, जिसमें किशोरी और करहरा कला के रहने वाले नारायण बुरी तरह से घायल हो गए थे। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झांसी में चोरों की धमाचौकड़ी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार चोरी के कई मामले सामने आ रहे हैं। लोगों ने चोरों के डर से घरों के बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, लेकिन चोरों में सीसीटीवी कैमरे का जरा भी डर देखने को नहीं मिल रहा है। ताजा मामला अन्नपूर्णा कॉलोनी का है, जहां रात के करीब 2 बजे 2 चोर बाइक पर सवार होकर आए और आसपास के मकानों में ताका झांकी करने लगे। रेकी कर रहे दोनों बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए। सूत्रों की माने तो ये बदमाश दिन में रेकी करते हुए नजर आते हैं। ये देखते हैं कि किस मकान में ताले लगे हैं। इसके बाद रात में उन्हीं मकानों में जाकर चेक करते हैं कि मकान का मालिक आया कि नहीं। अगर घर में कोई नहीं मिला तो फिर ये बदमाश चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। एक सीसीटीवी फुटेज जिसे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से 2 बदमाश पहले बाइक पर सवार होकर आते हैं। उसके बाद एक के बाद एक 2 घरों में ये ताका झांकी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि चोरी का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन इसी तरह से किस तरह से चोरी की वारदात की साजिश रची जाती है उसका खुलासा सीसीटीवी फुटेज से जरूर होता हुआ नजर आ रहा है। मथुरा के डीएम पुलकित खरे ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान विकास कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया गया। डीएम ने कहा कि समाज कल्याण विभाग के सभी लंबित पेंशन आवेदनों का जिला और ब्लॉक स्तर पर निस्तारण कराया जाए। वृद्धा, निराश्रित, विधवा और दिव्यांगजन पेंशन योजना के लंबित समस्त आवेदन पत्रों का अभियान चलाकर सत्यापन कराने के भी निर्देश दिए गए। डीएम ने दिव्यांगजन विभाग की विभिन्न योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने और दिव्यांगों को लाभान्वित करने का भी निर्देश दिया है। गोवर्धन में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर मुड़िया मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस मेले को लेकर के प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है, लिहाजा श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। मेले के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने ब्रीफिंग ली और सभी को अपने अपने सेक्टर में निरीक्षण करने और व्यवस्था पूरी करने के आदेश दिए। इस दौरान डीएम ने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा जाए और मेले को पूरी तरह से पॉलीथीन मुक्त रखा जाए। इस दौरान साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था के साथ ट्रैफिक व्यवस्था को भी बेहतर रखने पर फोकस रखने का निर्देश दिया गया है। लगभग पिछले 1 माह से हम लोग लगातार बैठकें भी कर रहे थे और निरीक्षण भी कर रहे थे। अब मेला प्रारंभ हो चुका है और आगे आने वाले दिनों में धीरे धीरे श्रद्धालुओं की संख्या, परिक्रमा करने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी। आज सभी सेक्टर, जोनल मजिस्ट्रेट, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट्स और पुलिस अधिकारियों की बैठक ली गई। पूरे इस मेला क्षेत्र को 9 सुपर जोन, 21 जोन और 62 सेक्टरों में विभाजित करा गया है। इन सभी सुपर जोन और सेक्टरों में हमारे मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की तैनाती हो गई है। जो अन्य विभाग हैं उन विभागीय अधिकारियों के नंबर्स भी बुलेटिन के आखिर में बात तो रायबरेली की भी कर लेते हैं, जहां प्यार में नाकाम एक युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने प्रेमिका की वजह से आत्महत्या करने की बात लिखी है। मामला मिल एरिया थाना इलाके के संदीराम गांव का है। मृतक की पहचान धीरज मौर्य के रूप में हुई है। धीरज ने सुसाइड नोट में लिखा है कि गांव की ही एक लड़की के साथ उसका कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन घर वालों के विरोध की वजह से उनकी शादी नहीं हो सकती। दोनों के ही परिवार इस शादी के खिलाफ थे, जिसकी वजह से धीरज ने आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल मैं
तो सब लोग सो रहे थे रात में, और जब कमरे के अंदर गए तो देखा तो यह लटके हुए थे, फंदा फांसी फंदा पे लटके हुए थे। कौन लटका हुआ था? हमारा छोटा भाई धीरज को, उनका नाम धीरज कुमार है सर। उसके बाद फिर मैंने उनको उतारा। उसके बाद उनका थोड़ा सा शरीर गर्म था, तो हमने सोचा इनको अस्पताल ले चले। तब तक उनको देखा तो डेथ हो गई उनकी हो गई। क्या जेब से उनके कोई सुसाइड नोट? जेब से वो कागज़ मिला है सुसाइड में। क्या लिखा? कागज़ में अपना यूपी में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।